हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कंफर्म कर लीजिए वॉइस कैसी आ रही है, प्रॉपर है सब कुछ। हम्म तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा सिलेबस डिस्कशन चल रहा है क्लास नाइन्थ का सामाजिक विषय का। ठीक है, सामाजिक विषय से क्या तात्पर्य है हमारा, मतलब एसएसटी का। तो हम अभी पूरा सिलेबस तो एक बार में अभी ओवरव्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हम देखते हैं कि नंबर कैसे कैसे मिलते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा मेन दिसंबर के एंड में हमारा पढ़ने का मोटिव क्या है, अपने नंबर अच्छे लाना, मार्क्स अच्छे लाना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है ये 70 नंबर का होता है, 70 मार्क्स का होता है। और 30 मार्क आपको कैरी करने होते हैं प्रैक्टिकल से। कैसे कैसे? 30 मार्क का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कार्य बोल देते हैं। और 70 नंबर का या 70 मार्क्स का क्या हो जाता है, आपका पेपर। ठीक है, क्या हो जाता है, पेपर। तो ये जो 100 नंबर हैं ये आपको 4 पार्ट्स में मिलते हैं। जो 100 नंबर हैं आपके, ये आपको 4 पार्ट्स में मिलते हैं। कैसे कैसे? क्या यार, हाँ, ये जो आपके 70 नंबर है आपको कैसे कैसे मिलते हैं 4 पार्ट्स में। तो सबसे पहले तो है, एक मिनट, सबसे पहले तो है आपका इतिहास, ये रहा इतिहास। दूसरा है भूगोल, फिर नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। 4 पार्ट्स में मिलते हैं। दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, देखना। पहला इतिहास है, मतलब हिस्ट्री। फिर भूगोल मतलब ज्योग्राफी। फिर नागरिक शास्त्र, जिसे आप बोल देते हैं क्या, सिविक्स। और उसके बाद क्या है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। तो पहला हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, फिर इकोनॉमिक्स। तो इन चारों से क्या होता है, आपको नंबर बनते हैं। हिस्ट्री से मिलते हैं आपको 20 नंबर, भूगोल से 20, नागरिक शास्त्र से 15 और अर्थशास्त्र से 15। तो हम इस कॉलम को देखते हुए, फिलहाल इतने को देखते हुए ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा मार्क्स का वेटेज है वो हिस्ट्री और भूगोल का ज्यादा होता है कंपेरेटिवली नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के दोनों को मिलाकर 15-15 मतलब 30 नंबर है। और इतिहास और भूगोल का टोटल कितना है, 40, 20-20 मतलब 40 नंबर। तो आज हम करते हैं इतिहास की बात। इतिहास का क्या सिलेबस है हमारा, इतिहास मतलब हिस्ट्री का क्या सिलेबस है हमारा। तो जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसका नाम क्या है, बुक का टाइटल क्या है, नाम क्या है, वो है भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व एक, एक मतलब पार्ट एक। जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे तो पार्ट 2। हमारी इस हिस्ट्री के 2 ही पार्ट हैं। तो पहला पार्ट भारत और समकालीन विश्व एक मतलब पार्ट 1 जो आपकी 9th क्लास में है, और पार्ट 2 जो आपका 10th क्लास में है। तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री से आपको कितने नंबर मिलते हैं, 20 नंबर। हिस्ट्री से टोटल, आप जब हिस्ट्री पढ़ के जाओगे, जब आप हिस्ट्री के चीते बन जाओगे, तो आप कितनी ही मेहनत कर लेना 20 से ऊपर नहीं ला पाओगे, मतलब 20 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस 20 नंबर में होता क्या है, हिस्ट्री को 2 खंडों में बांटा गया है। आपके लिए जो हिस्ट्री, आपकी जो हिस्ट्री है उसको 2 खंडों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में। पहला खंड ये है, दूसरा खंड ये है। पहले खंड में क्या है, आपको क्रांति वगैरह के बारे में बताया जाएगा, कहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है, ये वर्ल्ड के बारे में बताया जाएगा इसमें पूरे। ये नहीं कि भारत का इतिहास है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, फ्रांसीसी क्रांति। फिर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। फिर है नात्सीवाद और हिटलर का उदय, है ना। उसके बाद है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। पार्ट 2 जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें क्या है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 4 और 5 मतलब कि वन्य जीवन और आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसका मतलब है ये डायरेक्ट हमारी लैंड से कनेक्टेड है। जो पार्ट 2 है वो 6 नंबर का है। पार्ट 2 है वो 6 नंबर का है। पार्ट 2 कितने नंबर का है, 6 नंबर का। पार्ट 1 कितने का है, 9 नंबर का। अच्छा, बाकी बचे जो नंबर है 20 होने के लिए, वो ये रहे। आपको 5 दिख रहे हैं ना, आपको सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 दिख रहे हैं ना। तो ऐसे करके हमारे क्या है, 19-20 जितने भी नंबर हो जाते हैं। ठीक, हाँ, 20 नंबर पूरे हो गए। इस हिसाब से हमारा काम चलेगा। अब देख लेते हैं क्या करना। पहले चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में आपको क्या देखना है, थर्ड चैप्टर में क्या देखना है। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा, पहला चैप्टर क्या है हमारा, पहला चैप्टर है पहला चैप्टर है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। पहला चैप्टर क्या है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी, 1789, मतलब कि 1789 से कब तक चली, 1799, मतलब कि 1789 से 1799 तक चली। 1789 से 1799 तक चली। अब क्रांति ऐसी चीज तो है नहीं, क्रांति ऐसी चीज तो है नहीं कि जो 2 दिन चली, 4 दिन चली, या किसी 1 मिनट चली, कि मैं कह दूं कि जो उस दिन 6 बज के, रात को 6 बज के 25 मिनट पे क्रांति चली। नहीं नहीं नहीं, क्रांति चलने का मतलब कंटिन्यू फॉलो हो रही है अभी, क्रांति क्रांति चल रही है। तो वैसे जो फ्रांसीसी क्रांति है वो मेन डेट बताई जाती है 14 जुलाई। आपकी किताब की पहले चैप्टर में लिखा मिलेगा, इतिहास की पहले ही लाइन पे, कि 14 जुलाई 1789 की सुबह को ही लगभग 8-10 बजे
फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बोलबाला कर दिया था बास्तिल के किले पर। बास्तिल किला क्या था? उनकी घृणा का केंद्र था। बास्तिल किला क्या था? घृणा का केंद्र था। घृणा का केंद्र क्यों था? क्योंकि जो उनका राजा था लुई 16, राजा का नाम क्या था? लुई 16। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था लो जी, लुई 16। एक्स वी आई, एक्स मतलब 10, वी मतलब 5, आई 1, ठीक है, मतलब यह है 16 एक। तो लुई 16 जो थे यहाँ के राजा साहब थे। इन्होंने क्या काम करा? अच्छे अच्छे कांड करे। इनके जो और पूर्वस्थ जो शासक थे उन्होंने अच्छे अच्छे काम करे। तो इसमें क्या था? फ्रांस में राजशाही समाप्त, मतलब कि फ्रांस में राजशाही समाप्त करने के लिए काम किया गया। जो फ्रांस के राजा लोग थे उन्होंने नाक में दम कर दिया जनता के। सीधी सी बात है, समझाने क्या चाहिए जनता को, क्या चाहिए? वो जो राजशाही थी उसका अंत चाहिए। और जो जनता होती है हमेशा किस चीज की डिमांड करती है? एक अच्छे शासन की उम्मीद करती है। और अच्छे शासन मतलब कि गणतंत्र की स्थापना, वहां एक संविधान हो, कायदे कानूनों का एक नियम हो। इस सारी चीजों की जनता मांग करी थी। जो भारत में है आज कायदे कानून, भारत एक गणतांत्रिक देश है, ऐसे वो भी लोग जो फ्रांस के थे वो वहां पे गणतंत्र की मांग कर रहे थे। ठीक है, वो स्वतंत्रता चाहते थे, वो समानता चाहते थे। क्योंकि फ्रांस के लोगों ने क्या कर दिया? बहुत ज्यादा बदतमीजी से कर दी। ठीक है, जो नहीं, जो फ्रांस के शासक थे, सॉरी, जो फ्रांस के शासक थे उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी जनता के साथ। राजा तो बन गए, अब क्या था? पहले राजा का बेटा ही राजा होगा, तो उन्हें गद्दी पे से उतरने का भी डर नहीं। अब जनता के साथ कितना ही धोखा कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, जनता फालतू बोल नहीं सकती। अच्छा, फालतू बोलते तो बोलने का दम चाहिए। पहले की जनता पहले से जी भाई सब बहुत डरी हुई है, तो उनके अंदर इतना दम भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जब जनता बगावत करने पाती है तो तख्ता पलट भी कर देती है, जो अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति उसके कारण क्या थे? सामाजिक असमानता। फ्रांसीसी, हाँ, तो कहाँ पे थे हम थे फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। अभी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई वो उसके कारण क्या थे? पहला कारण था सामाजिक असमानता। दो चार कारण हैं जो मुझे मोटे मोटे बताए हैं। ठीक है, पहला था सामाजिक असमानता, क्योंकि राजा ने बहुत सारी पाबंदियां, नियम लागू, कायदे कानून कर दिए। वहां पे वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो फिर जो ज्यादा कमाता उसी को है, पुरुष को नहीं है, महिला को नहीं है। ये बहुत सारे अगड़म झगड़म पाल दिए। तो उसके लिए लोगों ने समानता की मांग करी। वहां पे आर्थिक संकट बन गए, वो कर्जे में डूब चुका था देश। जो कर्जे में डूब चुका, जो राजा को खुद खाने को पैसा नहीं है, वो जनता को क्या खिलाएगा? तो जो जनता के मन का था, जो जनता आर्थिक रूप से असंतोष हो गई, जनता का मन असंतोष हो गया। मन असंतोष अगर जनता का हो चुका तो फिर सबको हो जाएगा। ठीक है, दार्शनिकों का प्रभाव प्रभाव था। ठीक है, मतलब वहां पे जो थे, जो राजा को समझाने बुझाने वाले लोग थे, वो नहीं थे, वो थे नहीं। अब राजा जैसा कर रहा करन दो। ठीक है जी, कमजोर शासन था उनका, उनका कमजोर शासन हो गया। किसका कमजोर शासन हुआ? किसका? फ्रांसीसी हुआ। लुई 16 जो राजा साहब थे वो अपनी अपनी चला रहे, चलाओ पीटो। ठीक है, अच्छा, मेन मेन घटना क्या हुई? ठीक है, मेन मेन जो घटना थी उस टाइम पे वो कौन कौन सी थी? स्टेट जनरल की बैठक कब हुई? 1789। ठीक है, अच्छा, बास्तिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789। अच्छा, लोगों ने मांग क्या करी थी? लोगों ने मांग करी थी कि मानव व अधिकारों का घोषणा पत्र, जो हर एक आदमी है उनके अधिकार है, जैसे कि भारतीय संविधान में क्या गया? अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग। ठीक है, तो ऐसे ही जो उन लोगों ने भी अपने अधिकारों के, अपने जो अधिकार हैं उनकी एक लिखित प्रस्तावना मांग ली कि जी हमारे जो अधिकार है हमें लिख के दिखा दो कि क्या है, हम उसके अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, वहां पर राजा ने क्या काम करा? आतंक का राज फैलाया। राजा ने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। ठीक है, राजा ने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। अच्छा, जो जो ये क्रांति हुई है, मैं आपको अभी मोटे मोटे बता रहा हूँ, समझना कि पूरा चैप्टर समझा रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से हमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जो क्रांति हुई उसके कारण जो अंत जो हुआ, वो इसका फल क्या हुआ? जो लोगों ने जो क्रांति करी उसका फल क्या हुआ? लोगों ने जो क्रांति कर दी उसमें पहला था राजतंत्र। राजतंत्र का अंत। लोगों ने राजतंत्र के अंत की मांग करी और लड़ते झगड़ते वो खत्म। अच्छा, सेकंड क्या हुआ? सेकंड था, आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ, ये था नेपोलियन। नेपोलियन नेपोलियन साहब का उदय हुआ। इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम जनता के पक्ष है, ये हुआ, पर बाद में इन्होंने भी बहुत ज्यादा घाटा कर दिया था। ठीक है, पहले तो उभरे कि हम जनता के शासक के रूप में उभरेंगे, एक अच्छे शासक बनेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत अच्छा नाक में दम कर दिया था। इन्होंने भी क्या करा? बाद में बहुत ज्यादा जनता के नाक में कर दिया क्या? दम, काम खराब करके फेंक दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लोकतांत्रिक मूल्य का प्रसार होने लगा। वहां पे क्या हुआ? जब लड़ाई झगड़े हो गए, सबके नाक में हो चुका क्या? दम। अब वहां पे किस चीज की मांग करी गई? वहां पे पहले से एक चीज की मांग है। और जो फ्रांस के लोग थे वो भी थोड़े बदतमीज थे, वो कहते थे कि हमें चीज वो नहीं चाहिए, क्या हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, जो राजा काम कर रहा है जैसे कर रहा करते रहो, बस थोड़े से हमें अधिकार दे दो। अरे भैया, थोड़े से काम चलता, हमें पूरा चाहिए। उन्होंने पूरे की भी मांग नहीं करी और राजा साहब पीटते रहे।
फिर क्या हुआ, वहां पे चली डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र की मांग उठी। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का लोग किया गया शासन ही लोकतंत्र होता। लोकतंत्र मतलब कि लोगों का शासन। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, क्लास 10th की 10th या 9th की सिविक्स है, यूट्यूब चैनल पे डली गई, इसी हमारे इसी चैनल पे जिसपे ये वीडियो चल रही है, ठीक है। तो इसी पे हुआ। तो ये तो था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, इन लोगों ने एक चीज की और बात करी थी। इन लोगों ने एक चीज की बात करी थी, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता। इन्होंने किस चीज की बात करी, स्वतंत्रता। इन्होंने बात करी स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता। इन्होंने बात किस चीज की करी, स्वतंत्रता की। इन्होंने बात किस चीज की करी, अरे यार, समानता की। इन्होंने बात किस चीज की करी, बंधुता की। बंधुता की बात करी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बात किस किस चीज की करी, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता। अच्छा, मतलब कि ये लोग भाईचारे में मानने वाले हो गए। पहले तो पिटे धर के, फिर भाईचारे को मारने, फिर ये एकीकरण में आ रहे हैं। इन्हें आजादी चाहिए, इन्हें समानता चाहिए। और यही जो रोल मॉडल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का विचार है, जो कि फ्रांस की वैचारिक परिकल्पनाओं से आया है। तो भारत के संविधान में की प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का आदर्श लिया गया है, कहां से लिया गया, फ्रांस से। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर आई जी हमारी क्या, अरे हट जा यार, फिर आया हमारा क्या, चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में क्या है, चैप्टर सेकंड में है क्या, चैप्टर सेकंड है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म। समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म। सोशलिज्म, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में जो समाजवाद था, यूरोप में जो समाजवाद का एक विचार था, वो लोगों के मन में बहुत अच्छे तरीके से उजागर हो चुका कि हमें तो समाजवाद चाहिए, हमें तो समाजवाद चाहिए। जो मेन विचार था, जो इनका मेन विचार था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी राजशाही चल रही थी, राजा अपने हिसाब से काम धाम कर रहा। लेकिन जनता ने क्या मांगा, जनता ने मांगा समाजवाद, मतलब कि सभी का प्रभुत्व, समाज के हिसाब से हमें काम करना, जो भी काम करना वो समाज को देखते हुए करना। मेन काम क्या था, इन्होंने जो जिस चीज का मेन विरोध करा वो था निजी संपत्ति का विरोध। इन लोगों ने, जो यूरोपीय जनता थी, उन्होंने राजा का विरोध करते हुए बोला कि हमें निजी संपत्ति नहीं चाहिए, हमें चाहिए सामाजिक, जो भी काम करना समाज के हिसाब से करना। तो निजी संपत्ति, कोई बहुत बड़े करोड़पति है ना, इन्हें हटाओ, सामाजिक काम करना, ठीक है। क्या करना, सामाजिक काम। तो इन्हें सामाजिकता चाहिए थी, इन्हें समानता चाहिए थी। तो ये भी रूसी क्रांति वाले ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी रूस वाले लोग थे, उन्हें क्या चाहिए, समानता। और इन्हें भी क्या चाहिए, समानता। तो ये लोग जो थे, वापस आओ, हाँ, इन्हें क्या चाहिए थी, समानता। समानता, इन्हें क्या चाहिए, सामाजिकता, मतलब कि सोशलिज्म और इक्वालिटी। और स्वतंत्रता होती है लिबर्टी, ठीक है। इंडिपेंडेंस भी बोल देते हैं, पर लिबर्टी ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है, ठीक है जी। ये तो हुआ। अच्छा, जो हमारे जो रूसी यूरोप में समाजवाद के जो क्रांतिकारक थे, जिनके मेन विचार थे, वे कौन कौन थे, दो चार जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, वो है कार्ल मार्क्स, नंबर 1। कौन है, कार्ल मार्क्स, KARLMARKS, कार्ल मार्क्स। दूसरे, फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। दूसरे कौन, फ्रेडरिक एंगल्स। और नंबर 1 और मेन कौन थे, कार्ल मार्क्स, ठीक है। सेकंड इंटरनेशनल, इसी के बीच में एक काम हुआ, सेकंड इंटरनेशनल। ये क्या है, सेकंड इंटरनेशनल की जो चीज है, ये क्या है, तो समाजवादियों ने अपने प्रयासों के समन्वय के लिए, जो समाजवादी लोग थे, इन्होंने अपने प्रयासों को एक जुट बनाने के लिए, इन्हें पर्याप्त करने के लिए, इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रचारित करने के लिए एक योजना बनाई, एक संस्था बनाई। वो क्या था, सेकंड इंटरनेशनल। इसमें क्या था, अपने विचारों को रखा और उनका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। आगे हमारे जो एक टॉपिक है, छोटा सा इस चैप्टर में जुड़ा हुआ, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति क्या है, रूसी क्रांति क्या है, तो ये जो रूसी क्रांति है, 2 चरणों में हुई है। रूसी क्रांति 2 चरणों में हुई, कौन कौन सी, एक तो फरवरी क्रांति, एक अक्टूबर की क्रांति। रूसी क्रांति जिस भी साल में हुई, साल कौन सा था, 1917, मतलब कि 1917। रूसी क्रांति कब हुई, 1917 में। 1917 में भी, 1917 में भी कब हुई, 2 चरणों में हुई। 1917 में भी 2 चरणों में हुई, हट जा हट जा हट जा। 1917 में भी कब हुई, 2 चरणों में। तो पहली तो हुई फरवरी में, दूसरी हुई अक्टूबर में। तो फरवरी में जो क्रांति थी, वो उसका जो स्टार्टिंग तो फरवरी में होगी, फरवरी में, लेकिन जो एंड हो रहा है, जो उसके मेन क्लाइमेक्स चले, वो चले कब, वो चले मार्च में। वो चले कब, मार्च में। अच्छा, अक्टूबर वाले कब चले, मेन मेन नवंबर में, ठीक। दोबारा आ जाओ, समझ लेते हैं।
इसके जो मार्च वाली है, जो फरवरी वाली है, उसके मेन काम कब चले? मार्च में। फरवरी वाली के कब चले? मार्च में। अक्टूबर वाली कब चले? नवंबर में। और सारे ही काम कब चले? 1917 में। तो इन 2 चरणों में क्या हुआ, जो हमारी रूसी क्रांति है ये चली। अच्छा, इसमें हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। केवल कितना? थोड़ा सा। जो रूसी हार के कारण पेट्रोग्राद विद्रोह हुआ, जो फरवरी वाला है हमारा सिस्टम, फरवरी क्रांति, इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच। तो इसमें क्या हुआ? रूस की हार होगी। इसमें क्या हुआ? रूस की हार होगी। इसमें क्या हुआ? रूस की होगी क्या हार? रूस था मित्र राष्ट्र की तरफ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन 2 राष्ट्रों के बीच में? मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। तो मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन। मित्र राष्ट्र में कौन थे? ब्रिटेन। ब्रिटेन। फिर कौन थे? फ्रांस। कौन थे? रसिया। रूस जिसे बोल देते हैं। इसमें कौन था? इटली। इसमें कौन था? यूएसए। तो ये 5 थे, ये थे मित्र राष्ट्र। ये सब कौन थे? मित्र राष्ट्र। अच्छा, दूसरे दूसरे एक केंद्रीय शक्ति होती है, सेंट्रल शक्ति। जिसे केंद्रीय शक्ति होती है, केंद्रीय शक्ति, जो सेंटर में थी इस युद्ध के, ठीक है, वो कौन थे? हंगरी। ठीक है, सबसे पहले जर्मनी ले लेते हैं। जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया, इसी के साथ हंगरी। और कौन था? ओटोमन। और कौन था? बुल्गारिया। यहाँ पे भी ये 5 थे, 5-6, ठीक है, जो लोग थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन मित्र राष्ट्र एंड सेंट्रल शक्ति। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब? 1914 से 1918। किस किसके बीच में हुआ, मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसकी हार होगी? जो रूसी एरिया था, रूसी सिस्टम था, उनकी हार होगी, मित्र राष्ट्र की हार होगी। अब जो हार हुई उसके कारण जनता में असंतोष पैदा हुआ, तो हुआ पेट्रोग्राद का विद्रोह। पेट्रोग्राद का विद्रोह। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो उस टाइम पे जो रूस का शासक था, जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड, द्वितीय। इसको गद्दी का त्याग करना पड़ा। इसको गद्दी का त्याग करना चला, हटो यहाँ से, हटो। ठीक है, सेकंड क्रांति जो चल रही थी वो थी अक्टूबर क्रांति, जिसे नवंबर 1917 में हुई। ठीक है, उसमें वो किस चीज की हुई? वो हुई व्लादिमीर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई। और करी किन लोगों ने? करी बोल्शेविकों ने। बोल्शेविकों ने एक विचारधारा थी, उसके बारे में चैप्टर में डीप डिस्कस किया गया, देख लेना एक बार भाई जाके। ठीक है, रिक्वेस्ट है, एक बार चैप्टर ठीक से समझ लेना, पेपर देने जाना, पेपर में आग लगा दोगे, ठीक से समझो अगर। तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई और बोल्शेविकों लोगों ने की। ठीक है, इसमें बातें क्या हुई, इसमें मेन चेंजेस क्या चाहे? तो ये जो था, इसमें राष्ट्रीयकरण करा। किस चीज का? मनी का। ये जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो मुद्रा है पूरे देश में जो है उसका राष्ट्रीयकरण करो, सारे देश के लिए हो। ठीक है, भूमि सुधार करे गए, जो वहां पर लोगों ने, राजा ने अपने हिसाब से भूमि का बांट रखा था, उन्होंने कहा अरे नहीं यार, समाज के लिए बांटो, समाज के हिसाब से बांटो, क्योंकि रूस एक समाजवादी देश है। ठीक है, अच्छा, और नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब कि प्लांट इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनॉमी चाहिए थी उन्हें। क्यों? क्योंकि यार अब हम बहुत ज्यादा गड्ढे में जा चुके हैं, हमारी हार हुई है, हम युद्ध कर पाए बहुत तगड़ा, हार होगी प्लस में। ठीक है, तो अब हम घाटे में चल रहे हैं, हमें विकास के लिए चाहिए क्या? नियोजित अर्थव्यवस्था। हमें क्या चाहिए? नियोजित अर्थव्यवस्था। तो ये तो हुआ हमारा सेकंड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर का नास्तिवाद और हिटलर का उदय। नास्तिवाद और हिटलर का उदय, राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ क्या? एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है, एक बहुत ही ज्यादा कीड़े वाला इंसान है। कौन? ये भाई साहब, बहुत हरामी। एक अच्छे जो अधिवक्ता थे, ये अच्छे वक्ता थे, अच्छे वक्ता मतलब कि बहुत ज्यादा जो अपने प्रचार प्रसार करने वाले, एक अच्छे स्पीकर थे, मतलब कि अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से बयां करना जानते थे। तो जो इनका उदय हुआ, इनका जो उदय हुआ हिटलर भाई साहब का, इनकी जो सोच थी नाजीवादी का, इसका उदय कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, 1914 से 1918 के बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, और जब लोग हारे जीते उसके बाद जर्मनी हार गया। ठीक है, क्या हुआ? एक मिनट, हाँ। तो अच्छा, नाथसीवाद और हिटलर का उदय कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। किस लिए? जर्मनी का ये जो जर्मनी की हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए। जर्मनी की जो हार हुई उसका बदला लेने के लिए, जर्मनी की जो बेइज्जती हुई है, जर्मनी का जो अपमान हुआ, अब हम उसका बदला लेंगे। ठीक है, तो हिटलर 1933 में जर्मनी का चांसलर बनता है, और तानाशाही स्टार्ट। तो पहले तो बहुत अच्छी अच्छी लंबी लंबी बात मारी, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनता को अपने कब्जे में ले लिया।
जनता को मीठे मीठे तरीके से अपने चंगुल में ले लिया, दिमागी चंगुल में, मानसिक चंगुल में ले लिया। उसके बाद जनता ने इन्हें चांसलर बना दिया। चांसलर बनते ही 1933 में जर्मनी का चांसलर बनते ही इन्होंने दही तोड़नी स्टार्ट कर दी, इन्होंने तानाशाही स्टार्ट कर दी। इन्होंने क्या काम करा? तानाशाही स्टार्ट कर दी। अच्छा, नाथसीवादी क्या है? नाथसीवाद है क्या? ये राष्ट्रीय और सामाजिक विचारधारा है। राष्ट्रीय, राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा, एक मतलब कि एक विचारधारा, एक थिंकिंग है। अच्छा, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? एडोल्फ हिटलर। नेतृत्व कौन कर रहा था? यही भाई साहब कर रहे थे। इस चीज का नेतृत्व कौन कर रहा था? हिटलर। लीडर कौन थे? हिटलर भाई साहब, हिटलर भाई साहब। अच्छा, ये जो सोच थी ये क्या थी? राष्ट्रीय, क्या थी? राष्ट्रीय समाजवाद, राष्ट्रीय समाजवाद। अच्छा, कहने के मात्र से थी, वरना क्या था इसमें? तानाशाही। इसमें था क्या? टोटल तानाशाही। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? जो जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार मिली, जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हार मिली और जर्मनी हार गया, बेइज्जती होगी तगड़ी। अब इसी बेइज्जती का, अपमान का बदला लेने के लिए, अपने जर्मनी को दोबारा शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी जो नस्ल है हिटलर भाई साहब की, जो ये जाति थी, नस्ल थी उनके देश में, धर्म में, उसे श्रेष्ठ बनाने के लिए इन्होंने तानाशाही स्टार्ट करी। और इनका एकमात्र दुश्मन थी कौन सी जाति, नस्ल? यहूदी, यहूदी। तो इन्होंने इसका संहार करा बहुत धांसू। या तो जो यहूदी लोग हैं वो इनका वाला धर्म अपना लो, आर्य नस्ल, या फिर नहीं तो पिटोगे साले। और ये मार ही दिए, यहूदियों ने धर्म नहीं त्यागा और मारे, बहुत मारे। जो हिटलर था उसके जो उदय हुआ बहुत सारे कारणों से भी हुआ। पहला जो कारण था, मेन कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये नाथसीवादी इंसान है हिटलर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी है वो हार का, अब बदला करना। तो उस टाइम जो आर्थिक संकट थे जर्मनी पे, जर्मनी के जो लोगों को खाने पीने की कमी है, जर्मनी के जो अपमान का प्रतिशोध लेना है, ठीक है। 1929 में आर्थिक महामंदी के कारण सब लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। तो ये इंसान ऐसा था। अच्छा, जो सर्दी होती है ना और बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो, तो जो दिया होता हम उसके सामने भी अपने हाथ सेकने की गुंजाइश करते हैं, जबकि सबको पता है उस दिए से हम ज्यादा अपने हाथ में सेक नहीं पाएंगे, लेकिन हम फिर भी उसके सहारे होने लगते हैं। तो ऐसे ही ये एक सहारा दिखा, कौन? हिटलर, एडोल्फ हिटलर भाई साहब। तो सब इस पर आश्रित हो गए और इन्होंने काम काम करा, दही तोड़ के फेंक दी, इन्होंने सबको मारा। अच्छा, ये आदमी कैसा था? जो योजनाएं चलाता था लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, जो स्टार्टिंग करता था बहुत धांसू करता था, नेतृत्व जो करता था एकदम करिश्माई जादूगरी टाइप का करता था, प्रचार करता था बहुत धांसू, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करता तो कुछ नहीं, करता था क्या था? तानाशाही। रेल चलाता था बहुत धांसू धांसू, चलाता था लेकिन केवल अपने पक्ष में, दूसरे ने चलाते तो पिटा का साला। नाजीवाद का प्रभाव, नाजीवाद मतलब नाथसीवाद। इसमें क्या था? अत्यधिक राष्ट्रवाद, केवल अपने राष्ट्र के प्रति सारी चीजें होनी चाहिए। अगर किसी और राष्ट्र के लिए बोल दिया, जैसे आप इंडिया में रहकर पाकिस्तान के लिए कुछ भी बोल सकते हो, पाकिस्तान के प्रति, पाकिस्तान के लिए, उसके हित में भारत सरकार उदार है, कुछ नहीं कहती, ठीक है यार आपने बोल लिया कोई दिक्कत नहीं। वो कहता था, अरे तूने अपने देश में रहकर दूसरे का नाम कैसे ले पिटेगा? जो उसकी कास्ट है केवल वही ठीक है, दूसरे सब मरेंगे। यहूदी जो एक मैंने अभी मेन कास्ट लिखी थी डिस्प्ले पे, उससे बहुत ज्यादा घृणा थी, वो मारे। होलोकास्ट नाम की एक घटना हुई, उसमें 60 लाख यहूदी लोग मारे गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो इन्होंने इतनी सारी घटनाएं कर दी, उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये सब हुआ। अच्छा, सेकंड पार्ट है हमारा 6 नंबर का, सेकंड पार्ट है हमारा, ये तो हो गया ऊपर वाला तो हो गया। अब सेकंड पार्ट है हमारा 6 नंबर का। इसमें क्या है? इसमें क्या है? जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। जीविका, एक मिनट, जीविका क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाज क्या होता है, उसके लिए आपको एक थोड़ी सी नींव की बेसिक चीजें पड़ती हैं। अगर पूरा टोटल वाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे कर रखा है, गोल्डन टारगेट क्लासेस नाम के चैनल पे, इसी पे जिस पे आप देख रहे हैं, या तो वहां देख लेना। सारी वीडियोस आपको आपके ही हित में मिलेंगी सर, मैं सोशल साइंस ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जीविका क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर क्या है? वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ये एक टाइम है, ये क्या है? ये टाइम है, टाइम पीरियड है। कब कब? जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस पूरे टाइम को एक नाम दिया गया है। कौन सा नाम है? वो नाम क्या है? उपनिवेशवाद। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उसका नाम क्या था? उस दौर का नाम क्या रख दिया? उपनिवेशवाद। उस दौर का नाम क्या रख दिया? उपनिवेशवाद। देख लेना भाई साहब, ठीक है। वन्य समाज क्या होता है? वन में रहने वाला समाज या वन के आसपास रहने वाला समाज या टोटली वन पर आश्रित समाज। थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या? इसमें क्या हुआ? जो इसमें जो उपनिवेशवाद के दौरान जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पे, पूरे भारत एक एक
जमीन के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर रखा, तो वन जो है उन पे भी अपना कब्जा कर रखा, तो उन्होंने क्या काम करा, संसाधनों का दोहन और नियंत्रण। अच्छा, जो इंसान संसाधनों का दोहन करेगा, कटाई छटाई करेगा, वो बचाएगा क्यों? अच्छा, और जो बचा रहा वो कटाई छटाई क्यों करेगा? इन्होंने एक काम करा, क्या चला करा, बचाव भी करा। नहीं दिख रहा ठीक से? देखते हैं। हाँ, इन्होंने क्या काम करा, बचाव भी कर रहे हैं ये, बचाव भी कर रहे हैं, ये कटाव भी यही कर रहे हैं, बचाव भी यही कर रहे हैं और कटाव भी यही कर रहे हैं। कैसे? अच्छा, बचाव किससे कर रहे हैं, भारतीय जनता से। बचाव किससे हो रहा है, भारतीय जनता से, और कटाव कौन कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। तो कटाव तो कर रहे हैं, संसाधनों का दोहन तो चल रहा है, लेकिन दोहन कौन करेगा, केवल ये अंग्रेज लोग। अच्छा, बचाव किससे चल रहा है, बचाव चल रहा है इनके जो जो पेड़ पौधों के मूल मालिक हैं, कौन? मालिक तो खैर भारतीय लोग भी हैं नहीं, ठीक है, मालिक का मतलब हम प्रकृति का मालिक थोड़ी ना है, लेकिन जो जिन पर हक है, भारतीय लोगों का हक है, और हक वाले जिनका हक है, उनसे तो बचाव कर लिया, उनसे कर लिया बचाव। अच्छा, खुद काटेंगे, तो इस तरीके से उन्होंने बचाव भी करा और कटाव भी करा। अच्छा, वनों की कटाई करी, वनों की क्या करी, कटाई। वनों की क्या कर रहे हैं भाई साहब, कटाई अपने पक्ष में, बचाव कर रहे हैं भारतीयों के पक्ष में। तो वनों की कटाई करी, क्यों करी कटाई? कुछ कारण थे, जैसे कि रेलवे के निर्माण के लिए पटरी बिछानी होती थी, और पटरी के लिए स्लीपर चाहिए होते थे, मतलब कि 4-5 फीट चौड़े फट्टे चाहिए होते हैं, ठीक है। थोड़ा टॉपिक को समझ लीजिए, ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, डेप्थ में मैंने बताया केवल सिलेबस डिस्कशन चल रहा है भाई साहब, थोड़ा सा। तो रेलवे के लिए जो हम ऐसे उनकी पटरी बिछाते हैं, तो ये स्लीपर है, ये होता स्लीपर, ये होता क्या, स्लीपर। तो ये एक 4-5 फीट लंबा होता है, 2-2.5 फीट चौड़ा होता है, ठीक है, लगभग 4-5 इंची मोटा भी होता है, एक ये लकड़ी का फट्टा होता है। तो इसके लिए लकड़ी कहाँ से आएगी, वनों से। वन मतलब कि पेड़ पौधों का कटाई कर रहे हैं। नौसेना, नौसेना मतलब कि जल सेना के लिए, इन्हें जहाज चाहिए बनाने के लिए, लकड़ी के तो जहाज बनाएंगे, ठीक है। अपने अच्छे काम कर रहे हैं सारे, जो इन्होंने काम करे हैं बहुत बड़े। व्यावसायिक खेती करी, व्यावसायिक खेती का मतलब खेती करते हैं। जो हरियाली है वो दो तरीके से होती है, वन के रूप में और कृषि के रूप में। वन क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, कृषि ये तो सारा प्राकृतिक काम है, लेकिन वन इंसान नहीं उगाता, वन प्रकृति का ही मेन रूप होता। अच्छा, कृषि को इंसान अपनी जरूरतों के अनुसार कार्य करता, तो वन क्षेत्र ज्यादा था उस टाइम और कृषि क्षेत्र कम था, तो इन्होंने क्या काम करा, वन क्षेत्र काट दिया। ये वन से हमें क्या मिल रहा, केवल लकड़ी। अच्छा, लकड़ी इतनी महंगी नहीं उस टाइम। कृषि, ये जो ये वाला एरिया है, उससे फायदा हो रहा बहुत सारा, उससे हो रहा फायदा बहुत सारा। क्या हमने करी, व्यावसायिक कृषि, बिजनेस वाली खेती कर ली हमने। बिजनेस वाली खेती से अगर हमने वो सारी फसलें उगाई, चाय कॉफी जूट गन्ना वगैरह, ये सारी चीज उगाई, जिससे हमें पैसा मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हम बाहर देशों में बेचेंगे, अपने अंदर भी काम करेंगे, या भी अंग्रेज लोग अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ से उगा कर देखा, यह चीज ये तो किफायती चीज है, महंगी चीज है, अच्छी चीज है, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, तो उसे ले जाते थे अपने देश, ब्रिटेन वगैरह में। जो जो जिस टाइम के लोग आए, वे सब उन्होंने यही काम करा। तो वनों की तो कटाई करी, ठीक है। वैज्ञानिक वानिकी इन्होंने एक दिखावा करा, जब भारत के लोग कभी कभी हावी हो जाते थे, हमला कर देते, ठीक है, तो इन्होंने वैज्ञानिक वानिकी करने का प्लान दिखाया भारत के लोगों को, कि हम आपके लिए प्लान वानिकी करेंगे, कि वन तो उगाए जाएंगे, लेकिन सरकार की योजना के तहत। सरकार कौन, मतलब कि अंग्रेजों के तहत ही पेड़ पौधे उगाए जाएंगे। लेकिन ये कहते थे नहीं, ये नहीं कहते थे कि अंग्रेज उगा रहे हैं, ये कहते थे कि सरकार उगा रही है, और सरकार के नाम पे ये दिखाता है कि भारत कर रहा, लेकिन भाई भारत के लोग तो जानते हैं कि पेड़ तो आप ही रहे हो, ठीक है। तो वैज्ञानिक वानिकी होगी। अच्छा, इसके जो है, ये 1864, कब कब ये टॉपिक है, नोट कर लो, 1864 में। 1864 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय वन सेवा स्थापित करी। भारतीय वन सेवा, वन सेवा कब स्थापित हुई, 1864 में। भारतीय वन सेवा कब स्थापित हुई, 1864 में। अच्छा, 1864 में स्थापित हुई। इसको जो महानिरीक्षक थे, इसको जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं हेड, महानिरीक्षक कौन थे, जर्मन के ही प्रसिद्ध स्पेशलिस्ट, ठीक है, विशेषज्ञ कौन थे, डाइट्रिच ब्रेडिस, डाइट्रिच ब्रेंडिस, ये हेड बने हमारी। देख लो, भारत की वन सेवा है और हेड बनना ये, तो सरकार के नाम पे भी अंग्रेजी चल रही है, सरकार के नाम पे भी क्या चल रही है, अंग्रेजी। सरकार तो चल रही है, ये कह रहे हैं कि हमने सरकार के अनुसार ये करा वो करा, लेकिन भाई साहब सरकार भी तो तुम ही हो, तो जो कुछ कर लो बस तुम ही, ठीक। अच्छा, वन्य समाज पे इन्होंने इतना तकड़ा गंदा प्रभाव डाल दिया, क्योंकि वनों को कर लिया अपने अधीन। अब भारत के लोग उसका यूज नहीं कर सकते, भारत के लोग उसमें आ जा नहीं सकते, और उस टाइम के लोग जो हैं आज तक भी, हम लोग क्या है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा आश्रित हैं, और हमसे भी आश्रित होते हैं बहुत ज्यादा लोग। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए
वनों पर आश्रित होता है, क्योंकि वनों से नदियां बहती हैं, तो नदी से पानी वानी के लिए सिस्टम चाहिए। अच्छा, पेड़ पौधे चाहिए, शिकार चाहिए, आखिर चाहिए, तो वनों में करेंगे, शिकार तो वनों में करेंगे, रोड पर थोड़ी ना कर रहे हैं शिकार, वनों में करेंगे, और वन में जाने से रोक लगा दी, तो लोगों का खाना पीना दुश्वार कर दिया। लोगों का खाना पीना दुश्वार कर दिया। लोग खेती करते थे, वनों को काट कूट कर लोग खेती करते थे। इन्होंने क्या काम करा, जो स्पेशलिस्ट साहब आए, क्या नाम है, डॉस्ट्रिच ब्रेंडिस, इन्होंने क्या काम करा, ओहो खेती कर रहे हो, हट, खेती नहीं होने देंगे। खेती खेती पे प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? इन्होंने बोला कि आप जो है जमीन को हानि पहुंचाते हो। भैया जमीन को तो हानि पहुंचा रहे हम, ठीक है, और आपने जो हानि कर दी हमारे साथ, आपने जो हमारे साथ हरामीपन किया है। अच्छा, शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया कि शिकार नहीं करोगे। शिकार कौन करेगा? केवल अंग्रेज। शिकार कौन करेगा? केवल अंग्रेज। और ये जो शिकार कर रहे हैं, और भारतीय लोग जो इन पर कभी कभी हमला करते थे, दावा करते थे कि आपने गलत किया, ये कहते थे नहीं नहीं हम तो भारत के लिए कर रहे हैं, हम सारे काम किसके लिए कर रहे हैं? भारत के लिए। अच्छा, तो इसी वजह से जो बहुत सारे इन्होंने काम करे, जो उस टाइम ये हम लोग खेती कर रहे थे, ये कैसी खेती होती थी? झूम खेती। खेती कैसी होती है? झूम खेती। झूम खेती क्या होती है? कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, टिक के नहीं रहती एक जगह। पिछले 1.5 साल से हम इसी 6 बीघे के पट्टे पे कर रहे हैं, 10 बीघे के पट्टे पे कर रहे हैं, हम ये हमारी जमीन, हम ये खेती कर रहे हैं। नहीं, आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, ये नहीं डेली बदलने। एक सीजन यहाँ, एक फसल यहाँ होगा, गन्ना होगा लिया, चावल यहाँ, गेहूं यहाँ, ज्वार यहाँ, बाजरा यहाँ, मक्का यहाँ, सरसों यहाँ, तिलहन यहाँ, मूंगफली यहाँ, हर तरीके की फसल अलग अलग जगह बो रहे हैं। इसमें फायदा क्या होता? जमीन की उत्पादकता बनी रहती है, जमीन के अंदर ताकत पूरी बची रहती है। अच्छा, तो इन्हीं कारणों से सरकार, जो लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। लोगों ने कई बार विद्रोह करा। तो पहला विद्रोह है बस्तर, बस्तर विद्रोह। पहला विद्रोह कब हुआ? बस्तर विद्रोह हुआ। बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। बस्तर विद्रोह है कब हुआ? 1910 में। अच्छा, इसमें क्या था? छत्तीसगढ़ के गुंडा थर का जो एक आदमी था, लीडर था वो इसका, जो हमारा छत्तीसगढ़ है। लो, छत्तीसगढ़ की शॉर्ट फॉर्म देखो, छत्तीसगढ़। सिंपल भाषा ये रही भाई साहब हमारी, छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, उसका नाम क्या? गुंडा थुर। तो गुंडा थुर भाई साहब के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह? बस्तर विद्रोह। ठीक है, आपको टॉपिक में दो ही, आपके सिलेबस में दो ही विद्रोह हैं, बस्तर विद्रोह और इंडोनेशियन विद्रोह। ठीक है, तो इंडोनेशियन विद्रोह क्या है? इंडोनेशिया में सामिन विद्रोह। इंडोनेशिया में सामिन विद्रोह, इसमें क्या हुआ? डच उपनिवेशवाद के खिलाफ। इंडोनेशिया में किसने विद्रोह, जो उपनिवेश कर रहा था? भारत में ब्रिटिश लोग कर रहे थे। इंडोनेशिया के देश, उसमें कौन कर रहा था? डच लोग। कौन कर रहा था? डच लोग। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में डच लोग कर रहे हैं, ठीक है जी, कर लो कर लो कर लो। अब इन्होंने वहां पे भी ऐसे ही काम करे, बकचोदी कर दी। तो जो स्रोन्टिको सामिन नाम का जो एक आदमी था, और उसने नेतृत्व छेड़ दिया। सामिन, इसे इसे जो ये हमारा विद्रोह है सेकंड, उसका नाम है इंडोनेशियन, इंडोनेशिया में सामिन विद्रोह। सामिन विद्रोह, सामिन विद्रोह इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में सामिन विद्रोह। ये सामिन नाम के इंसान ने विद्रोह करा था डच सरकार के खिलाफ, इसी वनों को लेकर। अच्छा, तीसरा जो है आपके बुक में लिखा हुआ है, मैंने भी जो देखा, वो है बिरसा मुंडा आंदोलन। कौन सा? बिरसा सॉरी, मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन, तो ये क्या था? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी संघर्ष थे। इसमें क्या काम करा? झारखंड कहाँ है वो आपको पता है, मैप आपको आता होगा देखना, क्लास 9th में आपने ने देखा भी है, फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी के 3rd पेज पे। ठीक है, तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी लोगों ने संघर्ष करा इसमें। तो ये हुआ हमारा 3rd चैप्टर पूरा, ये 4th चैप्टर पूरा हुआ। हमने अब क्या देखा? हमने देखा ये सॉरी, हमने देखा ये, इसमें हुआ क्या? इसमें ये यही तो हमने क्या देखा? हमने देखा है ये देखा हमने, और डर चल के देखें। हाँ, अच्छा ये सिस्टम है, पल्ले पड़ गई सारी बात। हमने क्या देखा? हमने देख लिया पहला चैप्टर, ये 4th चैप्टर, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। अब हमारा लास्ट बचता आधुनिक विश्व में चरवाहे। आधुनिक विश्व में चरवाहे, तो पहले हम जानते थे चरवाहे कौन होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है थोड़ा सा बताना, थोड़ा सा बता के चलना। तो ऐसे घुमंतु पशुपालक होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वे ऐसे घुमंतु पशुपालक होते हैं जो चारे की तलाश में चारों तरफ घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे पशुपालक होते हैं जो चारे की तलाश में अपने जो पशु के खाता हरा चारा, हरा चारा
हरे चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। ये जो पशुपालक हैं, ये जो चरवाहे हैं, इनके जो मेन पशु होते हैं, ये क्या होती है? भेड़। ये क्या होती है? बकरी, गाय, ऊंट, भैंस। ये इनके क्या होता? मेन मेन जो होते हैं इनके पशु होते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने पशुओं के, इन पशुओं के खाने पीने की तलाश में, इन पशुओं के खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, वो कौन होते हैं? जो पशुपालक होते हैं, चरवाहे। अच्छा, इन्हें इन्हें जो ये पशु होते हैं, इन्हें पाल के फायदा क्या होता है? इनसे मांस मिलता है, इन्हें मांस बेच लेते पैसे कमा लेते हैं, ऊन ऊन बेच लेते पैसे कमा लेते हैं, दूध है दूध बेच लेते पैसे कमा लेते हैं। तो इस तरीके से इन्हीं पे जीवन यापन करते हैं। ये परिवहन का काम करते हैं, इन्हीं पे बैठ के गाय भैंस घोड़े पे बैठ कर इधर उधर आओ जाओ, ठीक है। अच्छा, भारत में जो चरवाहे की नस्ल है दो चार है, गुज्जर, बकरवाल। देखो कौन कौन सी? गुज्जर, बकरवाल, गुज्जर और बकरवाल। अच्छा, गुज्जर है, अरे यार याद नहीं आ रही, और कौन सी है? गुज्जर, बकरवाल, हाँ हाँ हाँ, गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, और है रायका। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, रायका। तो भारत में तो ये चार है। अच्छा, और अफ्रीका में पाई जाती हैं। जो चरवाहे होते हैं केवल दो जगह पाए जाते हैं, भारत में और अफ्रीका में। अफ्रीका सभी जानते हैं, लिखना भी, लिख के दिखा दिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो भारत में कौन कौन सी? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, रायका। अफ्रीका में कौन सी है? अफ्रीका में कौन सी है? अफ्रीका में है मासाई। अफ्रीका में है मासाई, मासाई, मासाई। अच्छा, मासाई। और कौन सी है? बेडुइन्स, बेडुइन्स। मासाई और बेडुइन्स इन्हें पालते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, चरवाहों की विशेषता क्या होती है? खासियत होती है, हर चीज की कुछ ना कुछ खासियत होती है। खासियत में चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। घुमंतु जीवन शैली होती है इनकी, घूमते फिरते रहते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं। अच्छा, एक चीज, एक वर्ड होता है, एक टर्म होती है, बुग्याल। एक शब्द है बुग्याल। बुग्याल क्या है? बुग्याल क्या है? एक हिमालयन क्षेत्र होता, हिमालयन क्षेत्र होता जो 1200 फीट की। बुग्याल क्या होता? हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र होता जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 12,000 फीट। सॉरी, पहले मैं 100 बोल रहा था लेकिन है 1000। 12,000 फीट से ऊपर, ऊपर 12,000 फीट से ऊपर जो घास के मैदान होते हैं, 12,000 फीट से ऊपर। मान लिया ये है हमारा समुद्र तट, तो इससे ऊंचाई पे ऐसे चलते जाते हैं, हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। तो मान लिया यहाँ पे ये क्या है? ये 1200 फीट, 12,000 फीट है। ये क्या है? 12,000 फीट। तो यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है? बुग्याल, मतलब कि हिमालय पर्वत के आसपास जो वहाँ पे 12,000 फीट ऊपर जो घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो घुमंतु जो ये चरवाहे लोग होते हैं, गर्मियों में ऊपर नीचे, सर्दियों में ऊपर नीचे, मौसम के हिसाब से अपने एरिया में फिट होते हैं। अच्छा, आधुनिक विश्व में, जो आज का हमारा विश्व है, मॉडर्न वर्ल्ड में, जो इनके प्रभाव है वो भी अच्छे खासे हैं। पर इसमें हुआ क्या है इनके साथ? औपनिवेशिक कानून ने इन पे बहुत ज्यादा, जो औपनिवेशिक शासन था, जो अंग्रेजों के टाइम का दौर था, उन्होंने तो भारत के लोगों को ही वनों में नहीं घुसने दिया। तो ये तो और भी ज्यादा थोड़े, मतलब कि मंदे टाइप के चरवाहे जो होते हैं, मतलब कि थोड़े से गरीब घरेलू टाइप के लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता? इन सरकार ने इन पे और अत्याचार भी करा। तो ये वहां से इनका, इन पे प्रभाव पड़ा बहुत धांसू। इन पर नई नई सीमाएं लगाई कि आप इस क्षेत्र में नहीं जाओगे, आप उस क्षेत्र में नहीं जाओगे। इन्हें इनके घर में घुसने तक पे पाबंदी लगा दी। अच्छा, इनके साथ पर्यावरणीय हानि भी हुई है। जब कहीं सूखा पड़ जाता, बारिश नहीं होती, बारिश पड़ जाएगी, सिंचाई नहीं होगी, तो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो घास नहीं होगी। जब घास नहीं होगी तो वे लोग खाएंगे क्या? जो पशु हैं इनके, वो खाएंगे क्या? ये तो है नहीं 4 किलो मुर्गा को उधेड़ दिया, मांस मछली खा ली, नहीं खाएंगे क्या? चारा खाते हैं, और चारा है, चारा है नहीं, जमीन में नमी नहीं है तो चारा नहीं है। तो ये जिनके पशु पक्षी होते हैं, मवेशी होती है, मर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने एक चीज का डिस्कशन करा। हमने क्या डिस्कशन कर लिया? हमने क्या करा, यहां से लेके और यहां तक का अपना ये सारा निपटा लिया। यहां तक का हमने निपटा लिया अपना काम। अच्छा, फिर आता हमारा मानचित्र कार्य कि फ्रांसीसी क्रांति कहाँ हुई? फ्रांसीसी क्रांति तो फ्रांस में हुई। अच्छा, तो अब आपको नक्शे पे दिखाना, नक्शे पे दिखाना कि फ्रांस कहाँ है। इसके दो चार ये प्लेस हैं, दो चार प्लेस हैं, नांतेस, पेरिस, मार्शल्स, ठीक है। अच्छा, यूरोप में समाज जो क्रांति हुई है, यूरोप में जो क्रांति हुई है, रूस में क्रांति हुई है, ये कहाँ कहाँ हुई है?
किस किस देश में हुई, देखो ये ना फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ठीक है। जो मित्र राष्ट्र, केंद्र शक्ति, मैंने आपको बताया ना सब। तो ये जो है इन्हें नक्शे पे दिखाना हो सकता है आपको। नाजीवाद या नाजीवाद एक ही चीज होती है, हिटलर का होता है। नक्शे पे दिखाइए कि ध्रुवीय शक्तियां कहाँ थी, मित्र शक्तियां क्या कहाँ थी, इनके जो देश हैं वो नक्शे के अनुसार दिखाइए, ठीक है। और क्या हो सकता, जर्मन का विस्तार, कि जर्मन जो है नाजी शक्ति था देश, वो कैसे कैसे इसका विस्तार क्या हुआ, क्योंकि जो हमारे हिटलर भाई साहब थे उनकी एक ही मान्यता थी, और मान्यता क्या थी कि अपने देश का जो क्षेत्र है वो फैलाओ, और फैलाया ऐसा कि सबको फैला दिया। तो अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में अभी चर्चा करेंगे, वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा चर्चा का, ये होगा समकालीन विश्व, जो समकालीन भारत, कंटेम्प्रेरी इंडिया, पार्ट 1 है। ये है क्या, पार्ट 1, भूगोल मतलब की ज्योग्राफी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।